ना कोई जांच होती है, ना कोई इंक्वायरी बैठती है, ना ही कभी फाइल खोलकर देखा जाता है कि दरअसल किस धंधे के जरिए इस देश में किस तरीके की लूट हो रही है। दुनिया भर के अखबारों में सब कुछ छप जाता है, लेकिन भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं होती है। भारत सरकार की तमाम जांच एजेंसियां भी आंख मूंद लेती हैं। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें लूट की खुली छूट किसी को दे दी जाती है? क्या यह ब्लैंक चेक है जो इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के बड़े कॉर्पोरेट हाउस अडानी को दे दिया है? और उस फाइल को खोलेगा कौन और फाइल खुलेगी कब? तो क्या हम जब सत्ता में आएंगे तब वो फाइल खुलेगी? जी, फाइल खुलेगी, कार्रवाई होगी। और इस परिस्थिति में इस तरीके से देश नहीं चल सकता है जब किसी की फाइल पर कोई नजर सरकार की ना हो और हर कोई मान बैठा हो कि सरकार ने ही ब्लैंक चेक उस शख्स को थमा दिया है। दरअसल यह जिक्र है अडानी के कोयला गेट कांड का, जो कि ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में हर एक एस्पेक्ट को लेकर छपा है। और हमारे पीछे जो तस्वीर है, राहुल गांधी उसी अखबार के उसी पन्ने को उठाकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और वहीं पर एक पत्रकार ने सवाल दाग दिया, क्या कोई कार्रवाई होगी? आप जब सत्ता में आएंगे तो क्या कुछ करेंगे? और उसके बाद राहुल ने संकेत इस बात के खुले तौर पर दिए, फाइल हर खुलेगी, जांच हर किसी की होगी। और यह प्रक्रिया अगर इस देश के भीतर में राहुल गांधी ने जो जिक्र किया कि हमने संसद के भीतर, सार्वजनिक सभाओं के भीतर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर भी जितने मुद्दे इस तरीके से उठाए हैं, कैसे करप्शन हो रहा है और सरकार कोई जांच करती नहीं है, तो क्या यह ना माना जाए कि उसको ब्लैंक चेक थमा दिया गया है? दरअसल कोयला गेट के साथ साथ 12,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र जो अखबार की रिपोर्ट में छपा, और उसमें सिलसिलेवार तरीके से इस बात का जिक्र है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो बिचौलिए बैठे हुए हैं उनकी भागीदारी कैसे होती है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से इंडोनेशिया से जहाज में कोयला लदकर जब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचता है तो उसके बाद उसकी कीमत कैसे बढ़ जाती है, और इस देश के भीतर में कोयला और बिजली की कीमत कितनी बढ़ गई और उसका लाभ कैसे सरकार ने अपनी नीतियों के आश्रय और किसी को नहीं, अडानी को पहुंचा दिया। तो फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के आश्रय राहुल गांधी ने आज यह जरूरी समझा कि संकेत देना चाहिए कि इस देश के भीतर में बहुत दिनों तक यह स्थिति नहीं चलेगी। और इसीलिए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक बीच में छोड़कर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आ गए। और उसके बाद उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उसमें पहला हिस्सा यही था कि जब दुनिया भर के अखबारों में इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है तो सरकार ने क्या वाकई ब्लैंक चेक दिया हुआ है? जरा सुनिए उनकी बात। और यह मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, यह मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है। अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के आश्रय जो प्रधानमंत्री मोदी और कॉर्पोरेट हाउस गौतम अडानी के बीच के रिश्तों का जो पूरा ताना बाना है, राहुल गांधी आज उसे उधारने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए। लेकिन सवाल है कि फाइनेंशियल टाइम्स में ऐसी कौन सी बात है जिसके बाद पहली बार राहुल गांधी ने खुले तौर पर संकेत दिए कि सत्ता में आएंगे तो जांच होगी, इंक्वायरी होगी। यानी एक उस पूरी प्रक्रिया का जिक्र हो गया संकेत की भाषा में कि अगर आए तो फिर जेल तो सबको जाना पड़ेगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमें लगता है दो हिस्सों में चीजों को आज समझने की जरूरत है। पहली बात, इस फाइनेंशियल टाइम्स ने संकेत दिए कि अंतर्राष्ट्रीय दलाल या अंतर्राष्ट्रीय बिचौलिए जो होते हैं उनकी भागीदारी खुले तौर पर हो रही है। जो ऑफशोर मनी होती है, जो ब्लैक मनी होती है, वह भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से इस देश के भीतर ट्रेवल कर रही है और सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। इस बात का जिक्र था शुरुआत में 32 महीने और उसके बाद 2 साल यानी 24 महीने और भी जिक्र था, जिसमें पूरी रकम मिलाकर तकरीबन 12 साढ़े 12 हजार करोड़ के पूरे घपले घोटाले का जिक्र था। कैसे कीमत बढ़ाई गई जुलाई 2019 याद कीजिए, तो उसके बाद से असल खेल इस देश के भीतर शुरू होता है जब दूसरी बार इस देश में बीजेपी सत्ता में आती है और प्रधानमंत्री मोदी अगले 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उस दौर से शुरू होकर 2021 तक के बीच में 32 महीने लगातार जो खेल होता है उसमें 30 शिपमेंट इंडोनेशिया से आते हैं। उस शिपमेंट के जरिए उसमें तमाम दस्तावेज शिपिंग के भी होते हैं, इंश्योरेंस के भी होते हैं, कोयले की कीमत का भी जिक्र होता है। और डेल एर्सिया ट्रांसपोर्ट उसके जरिए 74,820 टन कोयला जो है पहली बार जनवरी 2019 में रवाना होता है। लेकिन पैसे का खेल 2019 के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद शुरू होता है। मुद्रा पोर्ट पर पहुंचता है, मुद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है। जब कीमत वहां पर थी तकरीबन $1.9 मिलियन,
लेकिन मुद्रा पोर्ट पर पहुंचते ही वो कीमत हो जाती है $4.3 मिलियन। और इसी तरीके से शिपमेंट कंटिन्यूअसली उसके बाद लगातार जारी रहता है और 2000 शिपमेंट और होते हैं। कीमत वहां पर लगती है $139 मिलियन और यहां आते आते वो बढ़कर हो जाता है $215 मिलियन। इसी तरीके से बढ़ता और अंतरराष्ट्रीय तौर पर 3 बिचौलिए जो मिडिलमैन का नाम लिया गया, उसमें एक ही लिंगोस है जो ताइपाई के हैं, दूसरे टॉरस कमोडिटीज जनरल ट्रेडिंग जो दुबई से जुड़े हैं, तीसरा पैन एशियन ट्रेड लिंक है जो सिंगापुर से जुड़ा हुआ है। सवाल यह था कि इस दौर में सरकार ने लगातार कहा कि जितनी भी शेल कंपनियां थी, ऑफशोर मनी थी, वो सबों पर सरकार ने रोक लगाई है। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए जब यह निकल कर आया कि दरअसल जुलाई 2021 के बाद से जो इंपोर्ट के हिसाब से जानकारी दी जा रही थी, उसमें अडानी समूह ने कोयला शोध के लिए जो संस्थानों को कुल भुगतान किया वह $4.8 बिलियन का था। और वो कैसे बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ता है, ये पूरा कच्चा चिट्ठा। और उसमें एक चीज और जानिए, ये 3 नाम जो हमने लिए उसमें 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और जिसका जिक्र राहुल गांधी अपनी बातों के जरिए कहना चाह रहे थे कि कोई जांच होती क्यों नहीं है। उसके पीछे था, रिपोर्ट के भीतर था कि दरअसल हाई लिंगोस से जो आयात किया गया वो दरअसल प्रोप्राइटर है, ताइवानी बिजनेसमैन है चांग चुंग लिंग। ये अडानी जी के 3 लिस्टेड कंपनी में सबसे बड़े शेयर धारक के तौर पर 2011 में ही जुड़े थे। और दूसरा जो पैन एशिया है, यह सिर्फ अडानी ग्रुप ही इनका एकमात्र ग्राहक भारत के भीतर है, दूसरा कोई नहीं है। यानी जुड़ाव और नजदीकी इतनी ज्यादा है। इसीलिए राहुल गांधी ने आज पहली उंगली इस बात को लेकर रखी कि इसकी जांच होती क्यों नहीं है और इसके पीछे कौन है। क्या इस देश के भीतर हर कोई जान चुका है? जरा सुनिए। प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे हैं। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं, अदानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती? इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? पूरा देश जानता है। जांच का मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर जांच की फाइल खुलेगी तो वो फाइल सिर्फ एक कॉरपोरेट हाउस और उसके तमाम बिजनेस को लेकर सीमित नहीं रहेगी। क्योंकि जिस बात का जिक्र हुआ कि आप ब्लैंक चेक दे दिया गया है, तो ब्लैंक चेक देने के साथ साथ कुछ नियम कायदे भी इस देश में उसके अनुकूल बनाने की परिस्थिति में सरकार आकर खड़ी हो चली है। तो क्या जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि फाइल खुलेगी, जांच होगी, तो क्या उस फाइल और जांच के साथ यह भी बताया जाएगा और यह भी बात सामने आ सकती है किस तरीके से इस देश में खनिज संसाधनों को लेकर नियम कायदे बदले गए। यहां तक कि राष्ट्रीय खनन नीति जो बनी उसको भी 2 बरस के भीतर कैसे बदल दिया गया। यहां तक कि जो कोल ब्लॉक्स दिए जाते थे उसको लेकर भी नियम कायदे बदले गए और बिड अगर लगाने कोई नहीं पहुंचा या ऐसे हालात बना दिए गए कि बिड लगाने कोई ना पहुंचे तो एकमात्र शख्स को कोल ब्लॉक्स देते चले जाएं। क्या इस देश के भीतर में जिसके पास कोयला खदान है, जिसके पास कोयला को लाने ले जाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसी के पास है, चाहे वो पोर्ट पे आए, चाहे वो एयरपोर्ट पे आए, चाहे वो रेलवे के जरिए ट्रेवल कर रहा हो, और उसके बाद अगर उसी के पास पावर प्लांट का भी लाइसेंस है और नियम कायदे उसी के हिसाब से चल रहे हैं, तो यह फाइल कैसे खुलेगी? हमें लगता है कि इन बातों का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जिस वक्त सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, अगर उस दौर को याद कीजिएगा तो उस समय इस देश में कोयले का संकट एकाएक आके खड़ा हो गया था और भारत के भीतर के जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट थे वहां पर यह संकट कहीं ज्यादा गहरा गया कि कैसे स्थिति बिगड़ गई। कोल इंडिया की लापरवाही कहें या उसके भीतर का भ्रष्टाचार कहें, जिन भी परिस्थितियों में कहे उस समय निशाने पर कोल इंडिया भी आया। लेकिन यह भी समझना होगा भारत के भीतर कोयले का संकट और कोयला बाहर से लाया जा रहा है, सरकार इजाजत दे रही है, कीमत मनचाहे तरीके से लगाई जा रही है, जबकि दुनिया के 5 बड़े कोल उत्पादकों में से भारत एक है। अगर पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है, तो भारत भी 5वें नंबर पर खड़ा। और यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और अमेरिका है। और भारत कोल इंडिया की जो जानकारी है उसके मुताबिक 300 अरब टन कोयले का भंडार भारत में है, जो कोल इंडिया कहती है। तो क्या लापरवाही थी, अक्षमता थी, सरकार की नीतियां कॉरपोरेट के अनुकूल हो रही थी, यह कौन सी परिस्थिति थी? क्योंकि जब आप इसमें जाएंगे तो एक बात समझिए कि
अगस्त 2020 में खनन मंत्रालय ने पहली बार खनन और खनिज अधिनियम 1957, जिसको एमएमडीआर एक्ट कहते हैं, उसमें 9 बड़े फेरबदल किए। और इस फेरबदल का प्रभाव दो ही सबसे बड़ा था। पहला प्रभाव था इस देश के भीतर में जो निजी कंपनियां हैं, अब वो भारत के खनिज संसाधनों पर कब्जा कर सकती हैं। दूसरी के भीतर में जो पावर प्लांट्स हैं, अगर उस पर भी ध्यान दें तो पावर प्लांट में भी गुजरात के भीतर मुंद्रा पावर प्लांट है, 4620 मेगावाट का है। महाराष्ट्र के भीतर तिरोड़ा है, लगभग 3300 मेगावाट का है। राजस्थान के भीतर कवाई है, 1320 मेगावाट का है। कर्नाटक में उडुपी का है पावर प्लांट, जो लगभग 1200 मेगावाट का है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और रायपुर दोनों जगहों पर पावर प्लांट है, 600 मेगावाट का और 1370 मेगावाट का। मध्य प्रदेश के भीतर सिंगरौली में 1200 मेगावाट का। ये सभी कोयले से चलते हैं। और झारखंड में जो पावर प्लांट लगाया गया, जिसकी बिजली बांग्लादेश को दी जाती है, वह भी कोयले से ही चलता है। तो कोयला कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, भारत के भीतर खनन कैसे हो रहा है, उस कोयले के जरिए कोल इंडिया क्या कर रहा है। कोल इंडिया अगर अपने तौर पर सरकार के अनुकूल ही चल रहा है और सरकार कॉरपोरेट के अनुकूल चल रही है, तो स्थितियां कितनी नाजुक होंगी। एक वक्त में देश में हल्ला, पार्लियामेंट तक में हल्ला, कोयले और कमी हो गई है तो इजाजत दे दी जाती है, बाहर से लाइए, कीमत जो भी मिले ले आइए। ये सारी परिस्थितियों की फाइल अगर खुलती है तो क्या उस दिशा में जाती है कि इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति को भी निजी हाथों में सौंपकर सरकार इसके जरिए अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाती है, या राजनीतिक ताकत पाने के लिए जो एक बड़ी पूंजी इस दौर में चाहिए होती है, जहां हम लोगों ने चुनाव पर होते खर्च को देखा, विधायक सांसदों की खरीद को देखा, या उन तमाम परिस्थितियों में वो ताकत सर्कुलेट होकर आ जाती है, यानी भारत का लोकतंत्र जिस चुनाव पर टिका हुआ है, उस चुनाव के पीछे लगी हुई पूंजी, वह पूंजी से जुड़ा हुआ कॉरपोरेट, और कॉरपोरेट को सत्ता के जरिए मिला हुआ ब्लैंक चेक।
इस साइकिल को अगर आप पकड़ लेंगे और समझ लेंगे तो फिर बहुत चीजें साफ होंगी। इसलिए फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट का मतलब नहीं है। सवाल तो पहली बार यह था कि इस फाइल को खोलेगा कौन, और क्या इस देश के भीतर ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जहां पर इन हालातों को सुधारा कैसे जाए। क्योंकि एक सवाल राहुल गांधी से और भी पूछा गया था, जब इस देश के भीतर के जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं और जो इस देश के भीतर में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाले हुए हैं, खुद राहुल गांधी ने कहा देखिए हर क्षेत्र में इस दौर में अडानीज का जुड़ाव है। वो चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे इस देश के एफसीआई गोडाउन के पैरेलल में गोडाउन्स को ही ले लीजिए, खेती से जुड़ी हुई चीजों को ले लीजिए, स्टील को ले लीजिए, ड्रोन को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब जब एक के पास है तब एक सवाल था कि उसको आप रोकेंगे कैसे। तो क्या कोई बड़ा निर्णय ले पाने की स्थिति में अगर लगता है कि हां सत्ता 2024 में बदल जाएगी, हम फाइल खोल देंगे। क्योंकि जब कोयले का जिक्र होता है तो इंदिरा गांधी ने 1971 में जब राष्ट्रीयकरण किया था, तो राष्ट्रीयकरण के बाद इस देश के भीतर में जो माइंस को लेकर प्राइवेटाइजेशन में जो वहां पर जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन था, प्रॉफिट कमाने के लिए जो सारी परिस्थितियां हुआ करती थी, वह एक झटके में नेशनलाइजेशन के साथ बंद हुई। हालांकि उसके बाद भी कई रास्ते दूसरे खुले, लेकिन दोबारा से वो स्थिति अगर इस देश के सामने आ रही है तो क्या, एक बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास से, यहां तक कि कांग्रेस के पास से भी, क्या सारी चीजों के नेशनलाइजेशन की जरूरत अब फिर से आन पड़ी है। क्योंकि इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर जो पब्लिक सेक्टर को सेल किया गया, इस देश के भीतर में बैंकों की परिस्थिति जो भटकी, उससे पहले कुछ को बेचना, कुछ को मर्ज कर देना, और विदेशी बैंकों के लिए भारत के बैंकों की किताब को ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ करते चले जाना, और आंकड़े तो अब 25 लाख करोड़ तक के आ रहे हैं।